हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मुस्कुराइए, आप संकल्प सेंटर मगध में है और हम हैं आपके साथ मनीष यादव। ठीक, इसमें हम लोग देख रहे हैं बाबू वास्तविक संख्या, जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ का, क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, तो इसमें हम लोग कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी, साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो हमारे बिहार बोर्ड 2026 के लिए होने वाला है। समझ रहे हो कि ना। और इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा जाए, मतलब बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपको 100 का 100% आपको फायदा मिल सके आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है बाबू। तो देखो, हम लोग वीडियो को लंबा करने से अच्छा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम फिर बोल दे रहे हैं, क्या चीज बोल दे रहे हैं, यही बात हम लोग का साइंस के लिए होगा और यही बात हम लोग का मैथ के लिए होगा। क्या समझे। बाकी बात हम लोग बहुत सारा पॉइंट इसी तरह से कवर कर पाएंगे। ठीक, तो देखो छोटे, हम लोग का वास्तविक संख्या आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे और ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है, जो कोरिलेट करेगा टू कॉपी एनसीईआरटी। समझ रहे हो कि ना। इसमें मेरा मायने है ना, मेरा माइंडसेट यही है ना छोटे, कि सबसे पहले आप लोग का क्या चीज पढ़ाना है, थ्योरी पढ़ाना है। और थ्योरी पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको बता देना है। और उसका बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव एक दिन में, और एक अगला लेक्चर में 20 ऑब्जेक्टिव, तो 20 20 40 ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर में 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू। और उसका बाद फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव रहेगा। और आपको यहाँ पे डील करके बताया जाएगा कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर अगर बी टिक किए हैं तो बी टिक क्यों किए। और उससे पहले आपको थ्योरी बताया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, जैसा कि आप मेरा पीछे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। क्या समझे। तो देखो छोटे, हम लोग का वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अगर इसका वेटेज देखा जाए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 5 नंबर तक पूछता है, संभावना बनता है 5 नंबर पूछने का, और पूछ ही देता है। क्या समझे। 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा और 2 नंबर सब्जेक्टिव में रहेगा, तो 3 + 2 = 5। ठीक, तो देखना छोटे, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है प्राकृत संख्या। इसमें आप लोग का क्या किया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिएगा सुनने का। अगर आप सुनने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हाँ, जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ ज्यादा रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मेरा लिखा हुआ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का नाम है संकल्प सेंटर मगध। समझ रहे हो कि ना। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। बढ़िया। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बाबू प्रकृत संख्या। आप सिर्फ मेरा देखिए, हम सिर्फ इस साइड से आपको तरफ देख रहे हैं, सबके तरफ देख रहे हैं। तो देखो, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग आज से याद रखिएगा कि गिनती की संख्या को क्या चीज कहते हैं बाबू, प्रकृत संख्या। अब बताओ छोटे, तुम लोग का कोई गिनती गिनने का आता है कि गिनती आता है, तो तुम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो या 1 से स्टार्ट करते हो। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया हम तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, गिनती के संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग प्रकृत संख्या का एग्जाम्पल लिखें, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब कहाँ तक बाबू, इन्फिनिटी तक। मतलब एक से लेके जितना दिन तक तुमको गिनती पढ़ने का मन है पढ़ते रहो, कभी अनंत नहीं है। समझ रहे हो कि ना। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि गिनती के संख्या को क्या चीज कहते हैं बाबू, प्रकृत संख्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग का कवर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या चीज है बाबू, तो दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। क्या चीज छोटे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। इसको आई से भी सूचित किया जाता है। समझ रहे हो। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं कि, चलो ठीक। तो देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू, तो पूर्ण संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर देने से बनी संख्या को काची कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में 0 शामिल, देखो पहले गिनती के संख्या 1 2 3 4 से चालू हुआ, और उससे पहले हम लोग क्या चीज काली मतलब शामिल कर दिए, 0 शामिल कर दिए। तो इससे जो नया संख्या बना, जो नया समूह बना, तो इसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं बाबू, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसका बाद फिर देखिएगा आप लोग, एक पॉइंट और है पूर्णांक संख्या। इस पॉइंट को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाया, लेकिन हम ओरली बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या चीज बोला जाता है बाबू, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल देंगे ना बाबू कि ऋणात्मक संख्या से लेकर के धनात्मक संख्या के बीच को, धनात्मक संख्या को ही क्या चीज बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। अगर ऐसे नहीं बोल पाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से बनी संख्या को क्या चीज कहते हैं बाबू,
पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग सीधा बात याद रखना कि माइनस से चालू होगा संख्या, जीरो पर आएगा और जीरो से चालू होगा धनात्मक तक जाएगा, तो इस प्रकार के संख्या को क्या चीज कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर हो गया? अगर यहां तक कहानी क्लियर है बाबू तो गुड एंड वेल, समझ रहे हो कि ना? देखो तो हम लोग का ये पूर्ण संख्या भी क्लियर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया पूर्णांक संख्या वो भी क्लियर। अब हम लोग का आता है अभाज्य संख्या, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, अभाज्य संख्या का एक और नाम हम आप लोग का बता देते हैं। अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है छोटे रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। अब देखो रूढ़ संख्या क्या होता है से सुनना। देखना बाबू, एक बात इसको याद रखना, अगर आप डिफिनेशन पे जाते हैं तो आप देखो बाबू वीवीआई के लिए पढ़ रहे हैं, आप तो क्लास पढ़ नहीं रहे हैं कि अभी हम लोग का फाउंडेशन ही चालू हुआ है, ये नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं छोटे? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका सिर्फ दो अलग अलग गुणनखंड हो, मतलब दो ही गुणनखंड हो लेकिन अलग अलग हो। जैसे इसका एग्जाम्पल, तो देखो मतलब बोलने का अर्थ है कि जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, समझ रहे हो कि ना? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इसका अलावा किसी और से नहीं कटे, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का ही एक और नाम क्या चीज है बाबू? रूढ़ संख्या है। क्या चीज है? रूढ़ संख्या। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए बाबू तो दो, बताओ दो के तुम किसको किसको से भागा लगा सकते हो? दो तो एक सिर्फ एक से कटेगा और दो सिर्फ दो से कटेगा। दो और किसी का पहाड़ा में आता है क्या? तो बोलिएगा कि नहीं, दो और किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए दो क्या चीज है? एक प्रकार का अभाज्य संख्या। अच्छा बताओ बाबू, तीन, तीन भी एक प्रकार का क्या चीज है छोटे? अभाज्य संख्या। कैसे? तीन सिर्फ तीन का पहाड़ा में आता है और तीन सिर्फ एक के पहाड़ा में आता है। ठीक, और जो एक और अपने आप के पहाड़ा में आएगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगा, बाकी बात जो भी संख्या है वो क्या चीज कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो बताओ आप लोग चार, तो देखो चार एक के भी पहाड़ा में आता है, चार चार के भी पहाड़ा में भी आता है, और चार दो के भी पहाड़ा में आता है कि ना? हम अभी क्या चीज बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, मतलब उस संख्या को देखना है जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। लेकिन चार क्या हो रहा है? एक से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, एक और अपने आप से तो हो गया, दो से भी कट रहा है, तो क्या यह अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसका चार एग्जाम्पल नहीं होगा। तो बताओ चार नहीं होगा तो कितना होगा? पांच होगा, पांच के बाद सात होगा, सात के बाद और हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं? सात के बाद नौ नहीं होगा, 11 होगा। इसी तरह से लिख सकते हैं कि ना? तो बोलिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। ठीक, चलो अब यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा से सुनना। क्वेश्चन आप लोग के बनेगा कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो बताओ बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है कि दो है? देखो तुम लोग तो बोलोगे कि एक एक का पहाड़ा में आता है और एक मतलब एक से अपने आप से भी करता है, तो वह अभाज्य क्यों नहीं है? नहीं, अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, मतलब अलग अलग पहाड़ा में आना चाहिए। समझ रहे हो कि ना? हाँ, तो देखो तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बोलिएगा दो। आप लोग से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो वो भी कितना है बाबू? दो। दो एक प्रकार का सम संख्या और सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? दो। अगर आपको से पूछे सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, तो आप लोग दो पर नहीं जाइएगा, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कितना होता है छोटे? तीन होता है। ये बात आप लोग क्या चीज रखना, याद रखना, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। अगर अभाज्य नहीं कहेगा तो उसका दूसरा नाम क्या चीज बोलेगा? रूढ़ संख्या बोलेगा। क्या चीज बोलेगा छोटे? रूढ़ संख्या। चलो अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का एक और नाम क्या चीज है बाबू? भाज्य संख्या का एक और नाम है यौगिक संख्या। क्या चीज? यौगिक संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या यदि आपको आ रहा है तो भाज्य संख्या भी आपको आना चाहिए। समझ रहे हो कि ना? जैसे अभाज्य संख्या में हम क्या चीज बोले? तो अभाज्य संख्या में बोले ना कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटे, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ना एक काउंटिंग, आपको एक नंबर सिस्टम दे दिया जाए और बोला जाए कि कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है, तो अगर आप अभाज्य को पकड़ लेते हैं तो भाज्य उसमें नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, जो बचेगा वो भाज्य होगा। तो बताओ बाबू, भाज्य संख्या में कौन आएगा? चार आएगा, छह आएगा, सात आएगा कि आठ आएगा? आठ आएगा, नौ आएगा, इसी तरह से 10 आएगा, डॉट 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 हो जाएगा।
मतलब इन्फिनिटी तब चल जाएगा, ETC चल जाएगा। जैसे देखो 4, तो 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और 2 का पहाड़ा में भी 4 आता है कि ना। 6 6 एको में आता है, दूसरा 2 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है। समझ रहे हो कि ना। मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जा रहा है, और जो किसी और से भी कटेगा बाबू तो वो कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, या इसी का नाम क्या चीज है, यौगिक संख्या है। यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर। अगर यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है छोटे, तो एक पॉइंट और पूछता है, और वो पॉइंट क्या चीज है, सह अभाज्य संख्या। काची बाबू, सह अभाज्य संख्या। आप लोग याद रखना कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वैसा संख्याओं का युग्म, युग्म बोले तो पेयर, पेयर बोले तो जोड़ा, वैसा संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 प्राप्त होता है। क्या चीज बोलोगे बाबू, वैसा संख्याओं का युग्म जिसका HCF बोले तो मस्सा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो बाबू, इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखने चले तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 2,3। बताओ 2,3, अगर 2,3 के आप लोग HCF निकालिएगा यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसका जो HCF होगा बाबू कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। समझ रहे हो कि ना। उसका बाद आप लोग लिख सकते हैं बाबू 7,8, अगर इसका भी HCF निकालिएगा तो इसका भी कितना होगा बाबू, 1 ही होगा। समझ रहे हो ना। तो वैसा दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग काची कहते हैं छोटे, तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है तो गुड एंड वेल। अब देखो बाबू, परिमेय संख्या में आते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या, देखो इसको परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे P/Q, P बोले तो बाबू अंश, और Q बोले तो क्या चीज, Q बोले तो हर के रूप में का चीज किया जाता है, लिखा जाता है। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग एक बात और याद रखना कि P एंड Q कौन संख्या होना चाहिए, P एंड Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात बताएं कि ना। अगर इसका एग्जाम्पल देखना बहुत ध्यान से आप लोग, क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, ठीक। और ओरली बहुत सारा चीज सुनिएगा तो आपको बहुत सारा चीज कंफर्म हो जाएगा। देखो इसका हम लोग लिखें 2/1, तो बताओ बाबू ये अंश बट्टा हर के रूप में लिखा है कि ना, बोलिएगा कि यस सर लिखा हुआ है। अंश में देखो तो जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q बोले तो हर, क्या हर 0 के बराबर है, नहीं 0 के बराबर नहीं है, मतलब शर्त के पालन कर रहा है। और P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q पूर्णांक कहने का अर्थ है ना कि वह काची होना चाहिए, माइनस में भी हो, चाहे प्लस में हो, चाहे 0 में हो, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो ये पूर्णांक भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2/1 एक प्रकार का कौन संख्या है, परिमेय संख्या। इसी तरह से अगर 12/13 लिखा रहेगा, चलो 12/-13 लिखा रहेगा, तो ये परिमेय है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो P/Q के रूप में लिखा है, तो हाँ P/Q के रूप में लिखा है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्या Q 0 के बराबर है, देखो Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब इस नियम को भी पालन कर लिया। P Q पूर्णांक संख्या है, तो हाँ P और P Q दोनों पूर्णांक संख्या, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये भी एक प्रकार का कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन बताओ बाबू अगर लिखा रहेगा 2/0, कितना लिखा हुआ रहेगा, 2/0, आपको बताना क्या है, तो आपको बताना यही है ना कि क्या 2/0 जो आप लोग देख पा रहे हैं वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग का डिफिनेशन क्या चीज बताएं कि P/Q के रूप में लिखा रहना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो P/Q के रूप में क्या चीज है, लिखल है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, लेकिन यहाँ Q किसका बराबर है बाबू, 0 के बराबर है। तो बताइए 2/0 एक प्रकार के कौन संख्या हो गया, तो आप लोग बोलिएगा कि भैया
2/0 है ना, वो एक प्रकार का कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया बाबू, अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आया कि ना। हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और देख, अगर 0/2 रहता तो हम लोग क्या चीज बोलते हैं, 0/2 रहता तो हम लोग क्या चीज बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आप लोग उधर से बताओ, समझ रहे हो कि ना। चलो तुम बताना उधर से, 0/2 रहता तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बताइएगा। अगर 0/2 रहता तो फिर हम लोग वही देखते हैं कि P/Q के रूप में लिखल है, ठीक है। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है, तो चलो Q 0 के बराबर नहीं है, Q कितना के बराबर है, 2 के बराबर है। P और Q पूर्णांक है, तक 0 भी एक प्रकार का पूर्णांक संख्या और 2 भी एक प्रकार का पूर्णांक संख्या। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि E एक प्रकार का परिमेय संख्या के रूप में लिखल है। किस का रूप में लिखा हुआ है बाबू, परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। किसका रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। समझ रहे हो कि ना। यहां तक बात आप लोग के समझ में आया। तो देखो बाबू एक पॉइंट और बताओ तुम लोग कि 22/7 एक प्रकार का परिमेय संख्या है कि ना। तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ, 22/7 भी एक प्रकार का कौन संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा है, Q 0 के बराबर नहीं है, Q यहाँ 7 के बराबर है, इस कारण से। चलो यहां तक अगर आप लोग का बात क्लियर हुआ तो ठीक है छोटे। अब देखना अपरिमेय संख्या, क्या चीज देखना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि जो परिमेय संख्या नहीं रहेगा वही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। मतलब जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के जगह पर Q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ रहे हो कि ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो बाबू इसका सबसे साधारण एग्जांपल है 0 देखो यहाँ ध्यान देना, 2/0 एक प्रकार का कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या। बताओ √5 जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, वो भी एक प्रकार का क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। 2√5 इसको भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता, ये भी एक प्रकार का क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। 2 + √6, तो बताओ ये √6 का पूर्ण रूप से वर्गमूल होता है, नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो इस कारण से भी एक प्रकार का क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। एक बात और इसमें याद रखना कि जो पाई है ना बाबू, वो पाई भी एक प्रकार का कौन संख्या है, तो पाई भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। लेकिन तुम लोग का माइंड में आएगा ना कि पाई के मान तो 22/7 होता है, तो ये परिमेय है, या परिमेय क्यों है। तो आप लोग ये बात एक याद रखना ने कि पाई का मान 22/7 इसलिए लिया गया ताकि हम लोग का कैलकुलेशन में आंसर आ सके, मतलब अप्रोक्सीमेटली है, पूरा पूरी नहीं है। यहां तक बात समझ में आया। अच्छा एक बात और याद रखना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए, जिस संख्या का पूर्ण रूप से किसी संख्या का वर्ग होता है, समझ रहे हो ना, किसी संख्या का वर्गमूल होता है या वर्ग होता है, या उसका वर्गमूल निकाला जा सके, तो उस संख्या को हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू, वो परिमेय संख्या के रूप में आएगा। यहां तक कहानी ठीक ठाक। अब एक पॉइंट को बहुत अच्छा से सुनिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने आ गया, तो बोलिएगा कि हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या चीज करने आ गया, पहचानने आ गया। अब हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, ठीक ठाक। अब देखो अगर आप पहचान सकते हैं तो मेरा एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज से सुनना, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बहुत ध्यान से सुनना, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, योगफल बोले तो जोड़, अंतर, अंतर बोले तो घटाव, गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुना, भागफल, भागफल बोले तो भाग, क्या चीज होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। फिर से एक बार हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल क्या चीज होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान से सुन लेना। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देने चले तो बोल सकते हैं 2 + √5। बताओ 2 एक प्रकार का कौन संख्या है, परिमेय संख्या, √5 एक प्रकार का कौन संख्या है, अभी बताएं अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों मिलके का चीज कहलाएगा,
अपरिमेय संख्या। अभी हम तुरंत आप लोग के बताएं। ठीक, इसी तरह से 2 माइनस रूट 6, 2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। माइनस है तो अंतर, रूट 6 एक प्रकार का कौन सा क्या है? अपरिमेय संख्या। किसको? क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो इस कारण से ए भी कौन सी हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे लिखा जाता 7 रूट 6, 7 रूट 7, तो बताओ 7 एक प्रकार का कौन संख्या है? अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या। रूट 7 एक प्रकार का कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो दोनों का गुणनफल क्या चीज हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह से 7 रूट 21, तो बताओ बाबू 7 बटा रूट 21 रहता तो 7 एक प्रकार का कौन संख्या? तो आप लोग बोलिएगा अपरिमेय संख्या। रूट 21 एक प्रकार का कौन संख्या? तो आप लोग बोलिएगा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है? अपरिमेय। क्या ये वाला बात आपको समझ में आया? तो आप लोग बोलिएगा कि यस भैया बात समझ में आया। अब देखो एक बात और याद रखना कि अगर कोई संख्या रूट में है और उसको पूरा पूरी वर्गमूल निकाला जा रहा है, वर्गमूल होता है और उसका पूरा पूरी घनमूल होता है बाबू, तो वो एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। जैसे रूट 16, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलिएगा कि रूट का 16 का वर्गमूल होता है 64, 16 का कितना? 4, तो ये एक प्रकार का कौन संख्या है? परिमेय संख्या। रूट 64, तो रूट 64 का 16, तो 16 बट्टा 1, ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या। रूट 25, समझ रहे हो ना? तो 25 का वर्गमूल 5, तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं बाबू क्या चीज कि ये भी 5 भी एक प्रकार का कौन संख्या? रूट 25 भी एक प्रकार का कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर इसमें आप लोग का एग्जाम्पल दे दिया जाए, छोटू इधर देखना, रूट करनी में 3 और यहाँ पर रहेगा 125, तो बताओ बाबू इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 गो के जोड़ा निकाल कर बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा छोटे? 5 आएगा। तो बताओ रूट 125 करनी में है 3, तो बाबू ये भी एक प्रकार का कौन संख्या है? ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या। कौन संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। परिमेय, समझ रहे हो ना? परिमेय संख्या है। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर हुआ? अगर यहां तक में कहानी आप लोग का क्लियर हुआ तो आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। समझ रहे हो कि ना? एक जानकारी हम आप लोग का और प्राप्त करवाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा हम लास्ट में देख लेंगे। इसको इस तरफ थोड़ा इरेज करके इस तरफ देख लेंगे। समझ रहे हो कि ना? चलो इस जगह पे देखो, जैसे अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में बाबू। इसका दशमलव प्रसार देखना है, वही हम दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे। तो देखो अब हम लोग आ जाते हैं बाबू इसका संख्या, मतलब जो हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है ना, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से हम लोग का कहता है कि आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसमें आप लोग का 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया रहेगा। तो मान लो ना कि हम 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक को ए मान लिए और दूसरा को बी मान लिए। समझ रहे हो ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुना बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। एलसीएफ का मतलब होता है मसा, गुना एलसीएम का मतलब क्या चीज होता है बाबू? लसा। समझ रहे हो कि ना? हाँ, इसी तरह से देखो बाबू, ये हम लोग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एलसीएम बराबर सॉरी एचसीएफ बराबर निकालना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू, क्या चीज बोल सकते हैं से सुनना। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा में एलसीएम। अगर हम लोग एलसीएम बराबर निकालना चाहे तो बोल सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। समझ रहे हो ना? तो ए वाला फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है, आप लोग सिर्फ सुनो। समझ रहे हो ना? और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिखो और उसको हम कहाँ कर देंगे बाबू? टेलीग्राम में। तो नोट्स चाहिए क्या, हम डाल ही देंगे टेलीग्राम पे। आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी? चलो यहां तक बाबू कहानी क्लियर। अगर यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर है तो हम लोग आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो बिहार बोर्ड में 2 नंबर, कितना नंबर भाई? 2 नंबर। अगर फर्स्ट सिटिंग ना आया तो सेकंड सिटिंग आ सकता है। अगर सेकंड सिटिंग नहीं आया था तो फर्स्ट सिटिंग में आया है तो सेकंड सिटिंग में अभाज्य गुणनखंड के लिए दे देगा। मतलब पक्का है यहाँ से। ठीक, तो देखो
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी दो धनात्मक संख्या a और b ले लिए, जिसमें a को बड़ा मानते हैं और b को क्या चीज मानते हैं बाबू, छोटा मानते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? आप लोग बोलिएगा कि हाँ भैया यहां तक कहानी क्लियर है। और आप लोग एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि मान लो कि किसी संख्या हम a में किसी संख्या b से काची कर रहे हैं बाबू, भाग दे रहे हैं। तो भाग देने से जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है q, उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और जो बच जा रहा है उसे हम लोग क्या सी कहते हैं, शेषफल कहते हैं। मतलब 100 बात का एक बात आप लोग याद रखना कि यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ भागफल प्राप्त होता है तथा कुछ शेषफल बचता है, या शेषफल कट जाता है, शेषफल नहीं भी बचता है। समझ रहे हो कि ना? तो जिस संख्या में हम लोग भाग दे रहे हैं उस संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य। काची बोलते हैं बाबू, भाज्य। और भाज्य को काची से सूचित किया जाता है, तो भाज्य को ए से सूचित किया जाता है। जिस संख्या के द्वारा हम लोग भाग दे रहे हैं उस संख्या को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या चीज बोलते हैं, भाजक। और भाजक को काची से सूचित किया जाता है, बी से सूचित किया जाता है। और जो संख्या हम लोग का प्राप्त हो रहा है उस संख्या को बोलते हैं क्यू, भागफल। और जो संख्या बच जा रहा है या 0 के बराबर हो जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो आप लोग का यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है 17, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 8, और यहाँ पर 16 कट के यहाँ पर कितना आया, 1। आप लोग इस एग्जांपल में बताइए कि भाज्य बराबर कितना है। हाँ आप बताओ, आप भाज्य बराबर कितना है? तो आप लोग बोलिएगा कि भैया भाज्य बराबर तो यहाँ पे 17 है। चलो ठीक है, तुम पास हो गया। चलो तुम बगल वाला खड़ा हो, बताओ भाजक बराबर कितना है? तो आप लोग बोलिएगा कि भाजक बराबर कितना है बाबू, कितना है? हाँ हाँ हाँ, कितना, 2। ठीक है। उसका बाद हम पूछेंगे कि भागफल बराबर कितना है। भागफल हम लोग किसको बोलेंगे? तो भागफल मेरा देखो तो 1 की 8, बताइए। तो आप लोग बोलिएगा भैया 1 की 8, तो आप लोग बोलिएगा 8। समझ रहे हो कि ना? क्लियर? इसी के साथ जो नीचे बच गया उसको हम लोग काची बोलते हैं बाबू, शेषफल बोलते हैं। क्या यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है? तो उधर से थम दो। समझ रहे हो ना? आप लोग का अगर कहानी क्लियर हो रहा है तो गुड एंड वेल, हम आपको समझाने में क्या चीज हो रहे हैं बाबू, सफल हो रहे हैं। और अगर आपको कहानी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम अपना तरफ से फुल प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में लिखें कि किस तरह से हल्का स्लो बोला जाए या हल्का फास्ट बोला जाए। ठीक। अब देखो इसमें एक बात और याद रखना, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। मतलब a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ए बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है? मतलब भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहां r होता है 0 के बराबर 0 से बड़ा होता है। मतलब जहां शेषफल 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा छोटा होता है। और इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, इसमें डबल स्टार लगा देते हैं। डबल स्टार इसलिए है बाबू कि ए वाला क्वेश्चन हम लोग का बिहार बोर्ड में क्या चीज कर देता है, छुटकू पूछ देता है। तो आप लोग याद रखना कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहां r है जो 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, लेकिन b से हमेशा क्या चीज होता है, छोटा होता है। जैसे देखना बाबू, यहाँ 17 में 2 से भाग दिए तो आया 8। समझ रहे हो ना? अब देखो ये जो शेषफल है बाबू, वो 1 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 है कि ना? लेकिन देखो भाजक से हमेशा क्या चीज है, छोटा है। ठीक। इस बात को आप लोग क्या चीज रखना, याद रखना। चलो ठीक है। तो देखो अब हम लोग का लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है। सेकंड लास्ट पॉइंट इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ताकि हम लोग का एक दशमलव प्रसार बताना है। तो क्या किया जाए, दशमलव प्रसार को बताने से पहले, इसको बताने से पहले हम लोग कुछ दशमलव प्रसार देख लेते हैं। समझ रहे हो कि ना? तो देखो, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट नहीं करो, अगर चाहते हो तब पर भी नोट नहीं करना है। इसलिए नोट नहीं करना है क्योंकि आपको मिलेगा क्या चीज, तो आपको मिलेगा पैकेज, और वो नोट्स आपको मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। समझ रहे हो कि ना? चलो तो हम थोड़ा सा वीडियो को करते हैं पॉज, उसका बाद इसको करते हैं इरेज, उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बाबू, हम लोग क्या चीज किए हैं, हम लोग दशमलव प्रसार।
मतलब संख्याओं का दशमलव प्रसार या भिन्न का दशमलव प्रसार देखना स्टार्ट कर चुके हैं। और हम लोग संख्या से बेहतर है कि भिन्न ही बोले तो अच्छा रहे, समझ रहे हो ना, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब देखिएगा बाबू, संख्या भिन्न का जो दशमलव प्रसार होता है, भिन्नों का दशमलव प्रसार, वो 3 प्रकार से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रसार है छोटे, उसको हम लोग बोलेंगे शांत आवर्ती। क्या चीज बोलेंगे? शांत आवर्ती। दूसरा को क्या चीज बोलेंगे? आप लोग बोलना, क्योंकि हम आपको तरफ देख रहे हैं और आप मेरा तरफ देख रहे हैं, और आप अगर मेरा तरफ देख रहे हैं तो आप बोर्ड को देख रहे हैं। समझ रहा है कि ना? हाँ, रोस्टिंग ऑन टॉप। तो बताओ दूसरा क्या चीज है? अशांत आवर्ती। और तीसरा क्या चीज है बाबू? अशांत अनावर्ती। अगर हम ये तीनों पॉइंट को बहुत अच्छा से केयर कर पाते हैं बाबू, तो इससे पर बनने वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बहुत बहुत अच्छा से फिनिश हो जाएगा। समझ रहे हो कि ना? आप लोग सिर्फ मुर्दा की तरह सुनो, समझ रहे हो ना, और आदमी की तरह उसको क्या चीज करो छोटे, आदमी की तरह उसको केयर मतलब ध्यान दो। ठीक, जैसे बोला जाता है ना कि सीखने का 3 चरण होता है। हम लोग का सर बताया करते हैं ना कि सीखने का 3 चरण होता है। पहले उसको बहुत अच्छा से सुनना, दूसरा उसको क्या चीज करना बाबू, उस पर मगन करना। समझ रहे हो ना? मगन मतलब समझ रहे हो ना, उस पर सोचना कि ऐसे कैसे हुआ। और तीसरा क्या चीज बाबू, तो तीसरा उस पर दम जम कर प्रैक्टिस करना। हम क्या चीज कर रहे हैं छोटे, हम सबसे पहले आपको सुना रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से उसको क्या चीज कीजिए, सुनिए। सुनने के बाद उस पे आप लोग क्या चीज कीजिए कि मगन कीजिए। मगन कहने का मतलब है विचार कीजिए कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हो सकता था, अगर हो सकता था तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या चाहिए बाबू, उस पे जोर जराब से एकदम प्रैक्टिस धक कर दो। समझ रहे हो कि ना? जिससे आपका जो चैप्टर, आपका टॉपिक है, वो बहुत अच्छा से क्या चीज हो जाएगा छोटे, कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलो वापस आते हैं। और वापस में क्या है चाहिए बाबू, तो वापस में है शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ये है भिन्न का दशमलव प्रसार, या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक, देखो शांत आवर्ती क्या है बाबू, से सुनना। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, और इसका डिफिनेशन रटने से अच्छा एग्जाम्पल रटिए। जैसे मान लो ना बाबू कि यहाँ 15 को हम लोग कितना से भागा दे रहे हैं, 3 से। जब अगर हम 15 को 3 से भागा देते हैं तो 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है, और इसका शेषफल क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है बाबू, क्या चीज अर्थ है कि अगर किसी भिन्न को, या यदि किसी संख्या का शेषफल, यदि किसी भिन्न का शेषफल क्या चीज प्राप्त हुए बाबू, 0 प्राप्त हुए। क्या चीज प्राप्त हुए, 0 प्राप्त हुए, मतलब रुक जाए। समझ रहे हो ना? तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शांत आवर्ती। मतलब जिस भिन्न का शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं, शांत आवर्ती। हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि शेषफल क्या चीज प्राप्त हो गया, शेषफल 0 के बराबर आ गया, तो इसलिए वो शांत हो गया। तो आप लोग बताओ बाबू, अगर यहाँ पर रहता 4/16/2, तो बताइए ये एक प्रकार का शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती? तो बताओ छोटे, एक प्रकार का शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती? तो हम लोग इसको भागा देंगे, तो भागा देंगे तो 2 को 16 से भागा देंगे तो 8 दूनी के कितना, 16 0 0, मतलब क्या चीज प्राप्त हुआ बाबू, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो इसलिए क्या चीज कहलाया, शांत आवर्ती। जिस भिन्न का शेषफल 0 के बराबर हो जाता है, और जब शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा बाबू, तो ये भागफल रुक जाएगा। भागफल कौन सी हो जाएगा छोटे, रुक जाएगा। तो उस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, तो उस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलेंगे शांत आवर्ती। क्या चीज बोलेंगे छुटकू, शांत आवर्ती। यहां तक बात क्लियर हुआ? बोलिएगा कि यस भैया, यहां तक बात क्लियर हो गया है। ठीक, तो शांत आवर्ती का कहानी क्लियर। हाँ, अब देखो बाबू अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल है बाबू 22/7। कितना छोटे, 22/7। अब देखो अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल 22/7 दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं, से सुनना। इसलिए दे रहे हैं, देखो 7 में अगर हम लोग 22 से क्या चीज देंगे, भागा देंगे। ठीक, मतलब 22 में 7 से भागा देंगे तो 7 आप लोग बोलिएगा 21, यहाँ से बचा 1 पॉइंट हटाएंगे, लगाएंगे, 0 बैठाएंगे, फिर 7 एक कम, तो फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे बाबू, 7, यहाँ पर आएगा 3, ऊपर से आएगा 0, 7 चौको यहाँ पर आएगा 28, फिर यहाँ आएगा 2। समझ रहे हो कि ना, 2 आएगा ना, हाँ, फिर ऊपर से आएगा 0, फिर 7 दूनी की, तो 7 दूनी के फिर बोलेंगे 14। समझ रहे हो ना, फिर यहाँ से आएगा 6, 7 8
तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा बाबू, अच्छा ऊपर से उतरेगा 0, 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ पर आएगा 4, उसका बाद फिर ऊपर से उतरेगा क्या चीज छोटे, 0, ठीक। उसका बाद देखो तो 7 चौ 28, 7 चौ 28, देखो 7 का 7 चौथे 7 पचे 35 यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हाँ बोलिएगा यहाँ पर 7 पचे 35 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर कितना आया बाबू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर यहाँ पर आया 5, उसका बाद ऊपर से 0, फिर देखो 7 सत्ते 49, समझ रहे हो ना। उसका बाद देखो यहाँ पर कितना आया 1, और फिर ऊपर से क्या चाहिए उतरेगा 0। मतलब देखा जाए तो देखो बाबू, अगर यहाँ से यहाँ और अगर एक यहाँ लगाते हैं तो फिर यहाँ एक रिपीट करता है कि ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि शांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है, तो यदि किसी भिन्न का शेषफल बार बार रिपीट करते, कुछ गैप के बाद फिर रिपीट कर दे, फिर कुछ गैप के बाद फिर रिपीट कर दे। जैसे देखो यहाँ से 1 4 आया ना, अगर फिर देखो यहाँ 10 आया था, फिर यहाँ 10 आया कि ना, फिर यहाँ 1 से लगाएंगे तो 7 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, समझ रहे हो कि ना। फिर ऊपर से 0 उतरेगा, फिर 7 चौ 28 लगाएंगे, तो देखो 3.14287157, फिर 142857 आएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू, क्या चीज बोल सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसका शेषफल पुनः बार बार रिपीट करता है या पुनः दोहराता है, तो उस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो अशांत अशांत आवर्ती कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो 22/7 एक प्रकार का क्या चीज है छोटे, शांत आवर्ती है। समझ रहे हो कि ना, यहां तक बात आप लोग का क्लियर है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो देखो बाबू, ये जो शांत आवर्ती और ये जो अशांत आवर्ती है छोटे, ये दोनों आपस में एक प्रकार का कौन संख्या है, ये जो आवर्ती है दोनों, ये एक प्रकार का परिमेय संख्या का गुण है। किसका है बाबू, परिमेय संख्या। तो अगर किसी का भिन्न भी चाहे शांत आवर्ती रहे चाहे अशांत आवर्ती रहे, वो दोनों एक प्रकार का क्या चीज है, परिमेय संख्या है। यहां तक बात समझ में आया, तो बोलिएगा कि यस सर, यहां तक बात हमको समझ में आया है। तो अब हम लोग आ जाओ अशांत अनावर्ती में। देखो अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती में क्या फर्क है से। अशांत आवर्ती जो था उसका शेषफल रिपीट करता था, मतलब कुछ संख्या के बाद या कुछ स्थान के बाद फिर पुनः आता था। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3.142857, फिर 14 आया ना, पुनः रिपीट किया ना। देखो यहाँ 10 था, फिर यहाँ पर 10 आया ना, तो बोलिएगा कि हाँ, मतलब कुछ समय बाद या कुछ स्थान बाद फिर रिपीट करता है। लेकिन अशांत अनावर्ती में ऐसा नहीं होता है। अशांत अनावर्ती में अगर कोई संख्या एक बार आ गया है तो कुछ संख्या अंतराल बाद वह फिर रिपीट नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। और इसका एग्जाम्पल देखो बाबू, इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं √2 का 1.414 डॉट 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 आता है, और 1.414 कहीं नहीं है कि ये तीन संख्या फिर बार बार आए कुछ स्थान बाद, नहीं हो सकता है। इसी तरह से बोल सकते हैं कितना बार, √3 का 1.732 डॉट डॉट डॉट, मतलब 732 इस डॉट 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 बोले हैं ना कि इसको सोल्व करने पर कहीं बार बार रिपीट नहीं करेगा लगातार 732 कुछ स्पेस के बाद, कभी नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अशांत अनावर्ती में क्या चीज होता है कि इसका शेषफल रिपीट नहीं करता है, समझ रहे हो कि ना, पुनः रिपीट नहीं करता है। और इसमें एक बात और याद रखना, जैसे हम लोग बोल सकते हैं 0.11, फिर 0.111, फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज 0.2 डॉट 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 कर दो। देखो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट, देखो 2 अंक बाद 0, यहाँ 3 4 अंक बाद 0, कुछ इस तरह से। मतलब आप लोग इसमें क्या चीज रखना छोटे, आप लोग याद रखना कि जिस दशमलव प्रसार में डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से ETC दिया रहेगा, डॉट 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 दिया रहेगा अनंत तक, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि वो एक प्रकार का कौन संख्या है, तो वो एक प्रकार का अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है वो किस में आता है, वो हम लोग बोल सकते हैं वो दर्शाता है किसको, तो वो दर्शाता है अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू, अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो आप लोग का कहानी क्लियर
कि शांत आवर्ती में शेषफल 0 के बराबर हो जाता है, भागफल रुक जाता है। अशांत आवर्ती में क्या चीज होता है, शेषफल बार बार रिपीट करता है, भागफल भी बार बार रिपीट करता है। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि शेषफल एक बार आता है तो वह पुनः उस संख्या को बार बार रिपीट नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती है बाबू, वो परिमेय संख्या का एक रूप देता है, और ये जो अशांत अनावर्ती है वो एक अपरिमेय संख्या का रूप में होता है। यहां तक कहानी क्लियर है। तो अब आप लोग का माइंड में आएगा ना कि भैया ये तो 3/5 जैसे ऐसे था कि 15/3 था तो इसको तो आसानी से कर दिए, इस 16/2 था तो आसानी से कर दिए। लेकिन बताइए अगर हमको यहाँ पर रहेगा बाबू, कितना रहेगा, जैसे कुछ जैसे मान लो ना कि यहाँ रहेगा 64, ठीक, हाँ बोलना ठीक। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे 64 ने यहाँ पर रख देते हैं 8 और यहाँ पर रख देते हैं 64। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि परिमेय संख्या का रूप है कि अपरिमेय संख्या के रूप है। तो इसका लिए हम लोग का एक मेथड है बाबू, और एक मेथड क्या है, देखो इसको क्यू को हम लोग बोलते हैं हर। अगर हम लोग क्यू को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आता है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में, और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। समझ रहे हो कि ना, तो बोलिएगा कि यस भैया समझ रहे हैं। तो देखो इसको हम लोग 8 को बोलते हैं बाबू अंश, और 16 को हम लोग क्या चीज बोले, 64 को क्या चीज बोलेंगे, हर, और हर को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्यू को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर कितना आया बाबू, 6 आया। हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि देखो Q को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग, या सिर्फ 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में अगर आता है तो वह शांत आवर्ती होगा। कौन आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। तो बताओ 2 के पावर n के रूप m के रूप में आया कि ना, तो इसलिए हम इसको क्या चीज बोलेंगे छोटे, यह एक प्रकार का कैसा आवर्ती है, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। कैसा आवर्ती है छोटे, शांत आवर्ती। यहाँ तक बात समझ में आया, आप लोग बोलिएगा कि यस भैया बात समझ में आया। अगर 22/7 को हम लोग भागा दे के नहीं हम लोग ऐसे बताना चाहते हैं तो हम 7 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7 का अभाज्य गुणनखंड एक मतलब है। तो बताओ बाबू यहाँ पर फॉर्मूला यही ना दिखाया गया है कि अगर आपको Q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर n, या दोनों एक साथ है या दोनों अलग अलग रहेगा, इस रूप में अगर Q इक्वल टू आता है अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। समझ रहे हो कि ना। अगर यहाँ तक की कहानी मेरा जुबानी समझ में आप लोग का आया तो आप लोग क्या चीज करो बाबू, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपना फीडबैक जरूर देना सीखो कि यहाँ पे आपको क्या चीज चेंज करने का जरूरी है, क्या चीज ऐड करने का जरूरी है। साथ ही साथ आप लोग इसको क्या चीज करो बाबू कि फैलाओ अपना क्लासमेट के साथ, अपना जूनियर के साथ, ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सके और अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर सके, ताकि जब वो बिहार बोर्ड में जाए तो कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन मिले जो हम यहाँ करा रहे हैं। समझ रहे हो कि ना। बाकी बात एक पॉइंट और आप लोग सुनिएगा कि हम आते हैं लाइव 3 से 4, समझ रहे हो कि ना, और 3 से 4 में हम लोग लाइव में क्या चीज करेंगे बाबू, हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, समझ रहे हो, साइंस का पोर्शन। नहीं तो आप लोग का हिसाब से 3 दिन मैथ पढ़ाया करेंगे लाइव में, और 3 दिन क्या चीज पढ़ाया करेंगे, 3 दिन साइंस पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, नमस्ते प्रणाम, फिर मिलते हैं अगला लेक्चर में इसी मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।